हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी डीके में। हम लोग बिहार जो 11वीं 12वीं पीजीटी का भूगोल विषय का पेपर हुआ है उसका आंसर की देखने जा रहे हैं। यह आंसर की, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक है, एक संभावित आंसर की है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का आंसर बदल भी सकता है आयोग के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा ये 100% सही है या इसको मिलाने से आपके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वही सही होंगे, ठीक है। आंसर की जो ऑफिशियल आएगा उसमें से 2-4-5 क्वेश्चन के आंसर इधर उधर हो सकते हैं। तो यह जो सेट है यह जी का है, ठीक है। अगर जिसका जी होगा उसको मिटाने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं भूगोल विषय के जो 80 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे 71 से 150 के बीच में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तर अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? तो उसको सिराको नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिराको, ऑप्शन में सिराको नहीं है, सिराको को ही सूडान में हबू, ठीक है, मिस्र में खमसीन के नाम से जाना जाता है। अब देखने वाली बात है आयोग क्या मानता है। सिराको को मानेगा तो ये इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर, ठीक है, सिराको को ही अगर सूडान में हबूब को मान रहा है और, ठीक है, मिस्र में खमसीन को, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब आयोग के ऊपर है इसमें से कौन सा मानता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग कर दिए, तो यह आपका सी हो जाएगा, विंध्यन। 73, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिका घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? तो यह पंपास घास का मैदान, ठीक है, यह एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, प्रेरी कहा जाता है, सॉरी प्रेरी। क्वेश्चन नंबर 74, जननांगी संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? तो यह दूसरी अवस्था की विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? पहला है जलवायु संसाधन और अर्थव्यवस्था के अवसर, बी है भाषा और धर्म, सी है शिक्षा स्तर और राजनीतिक स्थिरता, डी है स्थिति। इनमें से कोई नहीं, तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि तीनों प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है? तो इसमें बी हो जाएगा हरित स्थानों के महत्व, सॉरी इसमें सी हो जाएगा मिश्रित भूमि उपयोग को विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 77, स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका बी हो जाएगा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 78, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक यानी GNS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से पर विचार कीजिए। तो इसको हमने कई बार प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ, भूटान का ही है पूरे दुनिया में, ठीक है। प्रसन्नता सूचकांक केवल भूटान जारी करता है। यह GNH अवधारणा भूटान में शुरुआत की गई थी, ठीक है। यह गैर भौतिक और विकास पर केंद्रित है। यह पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखता है, तो इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, देखिए यहाँ पे जनजाति है और उसके क्षेत्र हैं। तो पिग्मी जनजाति जायरे कागो जायरे बेसिन में पाई जाती है। बुशमैन जो है कलहारी मरुस्थल में, और ये वाली इसमें पाई जाती है। तो यहाँ से आप बुशमैन को कलहारी से मिला दीजिए और पिग्मी को जायरे से मिला दीजिए, दोनों आपके, देखिए बी का पहला, देखिए बी का पहला यहाँ पे है, ठीक है। अगर बस सी का तीसरा यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका बी हो जाएगा तापमान और वर्षा पैटर्न को बदलता है, जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 80, उराव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? यह झारखंड में पाई जाती है मुख्य रूप से। अगला देखते हैं, कौन सी शिकार तकनीकी आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी हुई है? ठीक है, बहुत ही कम दिख रहा है, तो यह धनुष और बाण। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 83, आधुनिक दुनिया में कई घुमंतु जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? तो ये इसका राइट हो जाएगा पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का इनका नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रोथ पोल सिद्धांत के महत्व पर जो सिद्धांत के महत्व पर, मतलब किसके महत्व पर जोर देता है? तो स्थानीय रूप से केंद्रित विकास की पहल पर जोर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, तारिम बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो यह कुनलुन और तियसान पर्वत के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, देखिए इसमें निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम
सही व्यवस्थित क्रम में करना है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, इस तरह से पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करना है। तो सबसे इसमें जो पूर्व में है वह मकालू है, उसके बाद गौरी शंकर है, ठीक है, मकालू गौरी शंकर, यानी आपका देखिए पहले 2 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, तो 2 और 4 इसमें है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा अन्नपूर्णा, उसके बाद आ जाएगा धौलागिरी, तो आपका ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है? तो यह सुमीदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृति हावी है? तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए होंगे, जापान एक ज्वालामुखी आधारित देश है, तो वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया का पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे 78% वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान दें कौन सी आकृति हावी है, यानी पर्वतीय क्षेत्र हावी है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा समुद्र जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करता है? तो यह जापान सागर जो है कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करता है। मान लीजिए यहाँ जापान है, फिर यहाँ पे आपका जापान सागर है, फिर यहाँ पे कोरिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और मौलिक कृति ज्योग्राफिया के लेखक कौन है? ठीक है, तो आपका ये इसका होगा राइट आंसर। ज्योग्राफिया के जो लेखक थे आपके कौन थे? स्ट्रैबो महोदय। तो स्ट्रैबो इसमें नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थेनीज ने दिया था। देखिए दी ज्योग्राफिया टालमी भी लिखे थे। अब इसमें देखते हैं, एक बार हम कन्फर्म इसमें कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको यही मान के चल रहे हैं, अभी हम एक बार इसको देख के कमेंट में, ठीक है, सही कर देंगे। आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित स्थान का उदाहरण है? तो ये एकदम से मतलब समझ से परे है, लेकिन इसको हम एक अनुभव के आधार पे एक फुटबॉल का स्टेडियम मान रहे हैं, क्योंकि जो फुटबॉल का स्टेडियम होता है केवल फुटबॉल पुरुषों का खेल माना जाता है, इसलिए इसको हम मान रहे हैं। बाकी अगर आप लोग को इसके सही उत्तर का पता हो तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अभी हम इसको फुटबॉल का स्टेडियम ही मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का स्तर नहीं है? ठीक है, तो जो अणु है यह स्तर नहीं है, जबकि जीव और जनसंख्या इसके स्तर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव ऊर्जा चक्र नहीं है? तो इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो हैं जैव ऊर्जा चक्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह मिट्टी में जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं वही प्राथमिक स्रोत हैं, ठीक है। प्राथमिक स्रोत बोला है तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वही प्राथमिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देते हैं, पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो यह उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। आगे देखते हैं, GIS क्या है? ठीक है, तो यह वैश्विक सूचना प्रणाली है। 99 का हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी भौगोलिक सूचना प्रणाली है, सॉरी GPS नहीं है, GIS है, तो इसका हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगर GPS होता है तो हो जाता है वैश्विक सूचना प्रणाली, ठीक है। सी इसका राइट आंसर। 100 देखते हैं, नेट माइग्रेशन क्या है? तो जो नेट माइग्रेशन है किसी देश में अप्रवासी और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर ही नेट माइग्रेशन है। मतलब आने वाले लोग और जाने वाले लोग के बीच का, मान लीजिए आए 100 लोग और गए 99 लोग, ठीक है, तो जो बचे कितना? 1, तो यही नेट माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, मान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो यह सिंधु गंगा मैदान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102, भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पंजाब हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आमतौर पर है? तो यहाँ पे सिंचाई और तंत्र का व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 104, कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन घुमाया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहा है, तो कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाएगा? ठीक है, कभी नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो उसका ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार में है वह है शिवहर जिला में, ठीक है। 106 देखते हैं, किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उनके आकार को विकृत कर देता है? तो यह मर्केटर प्रक्षेप ही विश्व का मानचित्र एटलस बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 107,
वितरण में लगभग कितना प्रतिशत डेटा माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है? तो यह 68% आता है। क्वेश्चन नंबर हम 108 देते हैं। सर्वेक्षण में जीपीएस यानी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का हो जाएगा राइट आंसर ए। वह दूरियों और कोणों की अत्यधिक सटीक माप प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 109। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? तो उसको कहते हैं कटाव। ठीक है, आपको कटाव का मतलब इरोजन भी कहा जाता है, मतलब अपरदन। आप लोग उसको अंग्रेजी में देखे होंगे तो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? तो वह डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 111। किस बायोम की विशेषता कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पतियाँ है? तो यह टुंड्रा जो जलवायु होती है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? तो इसका राइट आंसर ए व्यांत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंग्रेजी इसका आप लोग देखे होंगे तो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालीन व्यवस्था का वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा ए जलवायु। ठीक है। कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालीन व्यवस्था का वर्णन करता है? ठीक है, तो शब्द पूछ रहा है, ये हो जाएगा जलवायु। कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालीन व्यवस्था का वर्णन करता है? ठीक है, परिवर्तन। तो इसमें 113 का ए इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी से वापस जाने वाली जो दीर्घ तरंगे होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अवशोषित करता है। साथ ही साथ जो सूर्य से आती है वो भी अवशोषित करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंबल कहते हैं। कंबल की बात इसको काम करता है। सॉरी, यह जलवायु विज्ञान के लिए सर्वाधिक मतलब उपयोगी गैस होती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असमान रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का क्या नाम है? तो इसको एल नीनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 देते हैं। कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? तो यह विवर्तनीय गतिविधियाँ प्रभावित करती हैं। ठीक है, समस्थिति को। ठीक, इसमें आप लोग मौसम विज्ञान मान लीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि कह रहा है व्यवस्था का वर्णन कर रहा है, ठीक है, तो मौसम विज्ञान ही व्यवस्था का वर्णन करेगा। क्वेश्चन नंबर 117। कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 118। कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गहरे समुद्री खाई, जबकि दरार घाटी और मध्य अटलांटिक अपसारी प्लेटों से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 119। अनाच्छादन का कौन सा एक एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों का निर्माण करता है? तो इसमें हो जाएगा अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 120। ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण था, तो वह सुपरनोवा विस्फोट था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनके स्रोतों क्षेत्रों के आधारों पर वायुराशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक समुद्री और महाद्वीपीय प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है, जबकि उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय ये सब प्राथमिक वर्गीकरण के दो अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे समुद्री और महाद्वीपीय नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा कारक मुख्य रूप से वायुराशियों के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है? तो इसमें डी हो जाएगा एक से अधिक वायु की गति, वायुमंडलीय दबाव और स्रोत क्षेत्र तीनों हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का हो जाएगा राइट आंसर डी, सॉरी बी, इसका हो जाएगा भौगोलिक स्थिति और अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 24। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित है? तो यह तापमान और वर्षा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 125। कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी
लेकिन इसमें भी डाउट ये है, रेगिस्तान भी दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म रेगिस्तान होता है, ठीक है, और एक ठंडी रेगिस्तान होता है। अगर ठंडी रेगिस्तान है तो वहाँ पे तो वर्षा शून्य होगा, लेकिन गर्म तापमान नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें आयोग देखते हैं क्या मानता है। यहाँ पे रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। अगर इसमें ई भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब आयोग के ऊपर है इसमें क्या मानता है, थोड़ा सा ये डाउट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्री तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करते हैं? तो इसको रसातल मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। गहन सागरीय मैदान को ही रसातल मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127। समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? ठीक है, तो जो समुद्री धाराएँ होती है उसकी जो गति होती है वह हवा के कारण संचालित होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं जो धाराएं होती है वह मुड़ती हैं, ठीक है, उनके गति नहीं संचालित होती है, हवा से होती है। क्वेश्चन नंबर 128। कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? तो इसको गल्फ स्ट्रीम की धारा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 129। समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो उसको समलवण रेखा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 130। किस प्रकार की मिट्टी में कड़ मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? तो इसको गाद कहते हैं, ठीक है, गाद। क्वेश्चन नंबर 130 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 131। जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, तो 131 का हो जाएगा बी। यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 132। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो यह एप्लेसियन क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 133। कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर 134। मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में हार्मुज जल डमरूमध्य का क्या महत्व है? तो यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, ठीक है। 135 देखते हैं। रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण और वनों की कटाई, तीन हो जाएंगे डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 136। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैंगनीज खनन महत्वपूर्ण है? तो इसमें हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो मैंगनीज वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो वह मिनीसोटा राज्य में पाए जाते हैं, मिनीसोटा। तो ऑप्शन में मिनीसोटा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियाँ है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, ये दोनों सतत कृषि प्रणाली है। जबकि मोनोकल्चर का मतलब ये होता है केवल एक ही फसल का उत्पादन बार बार करना, वह मोनोकल्चर हो जाएगा, ठीक है। तो गहन कृषि के अंतर्गत मोनोकल्चर आएगा। जबकि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती या सतत कृषि की पद्धतियाँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 138। कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? ठीक है, तो इसका भी डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक उर्वरक उपयोग के माध्यम से और पशुधन उत्पादन के माध्यम से, दोनों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। विश्व में लोहा एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में से कौन से देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है चीन, जापान, भारत। चीन सबसे पहले लौह इस्पात, जो इस्पात बनाता है, ठीक है, लौह एवं इस्पात की बात हो रही है, लौह एस की बात नहीं हो रही है। तो चीन पहले पे, भारत दूसरे पे, जापान तीसरे पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको बाजार भी चाहिए, पानी की उपलब्धता भी चाहिए और श्रम भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 141, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे पेट्रोलियम उद्योग दिया है और देश दिया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 141 के लिए, ठीक है, इसको बताएं ना, हाँ, 141 के लिए थोड़ा सा आपको देखिए, जो मॉन्ट्रियल है ये आपके कहाँ पे है? कनाडा में। डी का तीसरा मात्र सी में है, ठीक है, इसी से आपका मिल जाएगा। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। अब एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम हो जाएगा। और राम तनूरा कहाँ है? सऊदी अरब में है, राज तनूरा, ठीक है। उसके बाद आपका मिल जाएगा फिलाडेल्फिया कहाँ है? यूएसए में है। आगे देखते हैं 142। व्यापार मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? ठीक है, तो इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी प्रगति और राजनीतिक स्थिरता और सरकारी नीतियाँ, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है? तो यह जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 144, सू नहर और बेलैंड नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है? तो महान झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 145, चीन की महान दीवार की लंबाई कितने किलोमीटर हो? तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो चीन की महान दीवार है उसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? तो होमो इरेक्टस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 हो गया, देखते हैं 47, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है? तो यह पुर्तगाली है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? तो यह वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है? तो उप सहारा अफ्रीका। हम बताए थे कई बार वीडियो में कि जो मानसूनी प्रदेश हैं एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बाकी उप सहारा अफ्रीका नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह भारत में होती है। ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय के जो 80 क्वेश्चन थे उसके आंसर की हैं। बहुत सारे मतलब 2 4 5 क्वेश्चन में आंसर डाउटफुल है, तो अगर आपको वह सही मतलब प्रमाण मिले तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 पे 53 पे मैसेज जरूर करें, हमको भेजें, हम भी देखें। ठीक है, आप लोग इस आंसर की से मिला के एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं, तो आपके 55 भी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 55 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं। तो प्लस माइनस आप 5 लेके चलिएगा। ठीक है, और आप लोग जीएस में भी मिला लीजिए और ज्योग्राफी में भी मिला लीजिए। टोटल 120 में आप लोग मिला के बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हमारे हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अभी एक दिन के बाद हम मतलब कल कोशिश करेंगे एक मतलब अनुमानित कट ऑफ बताने की, क्योंकि हमको लगता है कट ऑफ अगर जनरल हैं आप लोग 70 क्वेश्चन सही है जनरल वाले, तो उनका सिलेक्शन पुरुष, ठीक है, मेल जो है 70 क्वेश्चन सही है उनका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, अगर वो महिला हैं वैसे भी बता दे रहे हैं, अगर महिला हैं वो 65 क्वेश्चन जनरल वाली महिला अगर सही कर रही हैं उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर महिला मतलब बीसी हैं, ठीक है, वहाँ की बिहार की या ईबीसी हैं, तो ये सब 60 तक रहेंगी, इनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी एससी कैटेगरी का है तो 55 क्वेश्चन से कम भी रहेगा तब भी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।